नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युतीय ध्रुव के कारण विद्युतीय ध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि विद्युतीय ध्रुव के कारण द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी ई अक्ष इक्वल टू 2kp अपॉन में आर क्यूब। और उसमें हमने ये पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ई की और जो पी की दिशा है वो दोनों एक और ही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ई और विद्युत ध्रुव आघूर्ण पी की दिशा जो है वो एक ही और है, दोनों की दिशा एक समान है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विद्युत ध्रुव के कारण द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि देखें तो ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास विद्युत ध्रुव है। ए बी क्या है, विद्युत ध्रुव है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, Q इंटू 2L। इसका विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। Q जो है आवेशों का परिमाण है, यहाँ पर माइनस आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार हमें विद्युत ध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत ध्रुव के केंद्र O है, ये केंद्र O है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी है, स्मॉल r दूरी पर एक C बिंदु स्थित है। इस C बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। C बिंदु पर क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम ये मानते हैं कि माइनस क्यू आवेश जो है, माइनस क्यू आवेश के कारण सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होगी। तो हम ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E1 है। क्या है, E1। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, इस माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। क्या होगी, E2। ठीक है, तो अब इस E1 और E2 की वैल्यू यदि हम देखें, परिमाण देखें इसका क्या होगा, B से लेकर C तक की दूरी जो है वो x है। ऐसे ही ये दूरी भी x ही होगी। क्यों होगी x, क्योंकि ये जो r है ये r बिल्कुल मिडल में है। r क्या चीज़ है, बिल्कुल मिडल में है, जो कि द्विध्रुव के केंद्र से C बिंदु की दूरी है। तो इसलिए ये AC और BC की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, जिसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब हम जो C बिंदु है उस C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, E1 KQ अपॉन में x स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। और इसकी E1 की जो दिशा है वो कैसे है, E1 की दिशा B से C की ओर है। कैसे है, B से C की ओर। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो इसमें E की दिशा कैसे होगी, E2 की, वो हो गई आपके पास C से A की ओर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो वो कितनी होगी, E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी दूरी जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स है, तो इसलिए अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। और इसकी दिशा कैसे हो गई, दिशा इसकी हो गई, समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। और इसकी दिशा किस प्रकार से हुई, दिशा इसकी हुई सी से ए की ओर। दिशा कैसे हुई, सी से ए की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण आ गए प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, समीकरण 1 और 2 से। और इस विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो E1 और E2 है, E1 और E2 का जो परिणामी है वो इस दिशा में होगा। परिणामी किस दिशा में होगा, ये जो AB है यानी कि B से A की ओर होगा इन दोनों का परिणामी। तो इसको हमने नाम दे दिया EC। अब यदि ये मान लें कि यहाँ पर यदि एंगल थीटा बन रहा है, तो ये जो टोटल एंगल होगा हमारे पास, ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल एंगल हमारे पास हो जाएगा ये वाला 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। यानी कि E1 वेक्टर है, ये भी सदिश है एक तरीके का, और ये भी सदिश है। इन दोनों का जो परिणामी है वो EC है। या हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि E1 और E2 को घटकों में विभक्त करते हैं। किस में विभक्त करते हैं, घटकों में विभक्त करते हैं। तो E1 को यदि घटकों में विभक्त करते हैं तो E1 का एक घटक जो है वो इस तरफ आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर E1 का जो घटक आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा E1 साइन थीटा। और जो इस तरफ घटक आएगा वो क्या आएगा, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आएगा वो आएगा E1 कॉस थीटा, ठीक है। ये घटक आ गए, E1 कॉस थीटा जो है वो इस दिशा में आ गया और E1 साइन थीटा जो है वो इस दिशा में आ गया। ऐसे ही हम ज्ञात करना चाहेंगे E2 के लिए। तो E2 की दिशा ये है, तो E2 का जो कॉस घटक होगा वो इस दिशा में होगा, क्या होगा, E2 कॉस थीटा, इस दिशा में होगा E2 का। और जो साइन थीटा घटक होगा वो इस दिशा में होगा, वो कितना होगा साइन थीटा घटक, E2 साइन थीटा। अब हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। क्योंकि E1 और E2 का परिमाण बराबर है तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। जबकि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा घटक जो है वो एक ही दिशा में है, तो इसलिए ये आपस में जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र देंगे C बिंदु पर। तो C बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, C बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो हम ये कहेंगे EC इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। यदि इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो यहाँ पर ये आ गया और ब्रैकेट में आ गया माइनस पी कैप। अब माइनस पी कैप क्यों आ रहा है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो इस दिशा में आ रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र ये दिशा हम दिखा रहे हैं, और जो P की दिशा है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। P की जो दिशा है वो कैसे होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो P की दिशा और E की परिणामी दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में जो दिशा है वो माइनस पी कैप के रूप में आ गई।
यानी कि माइनस पी कैप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस का पी कैप। ठीक है, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, ई सी वेक्टर इक्वल टू 2 KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा माइनस पी कैप। क्या आ गया, 2 KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इंटू पी कैप। तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा को हम निकालेंगे इससे। ये हमारे पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में थीटा है हमारे पास, ये वाला थीटा है, ये लंब है, ये हम क्या कह रहे हैं, लंब है, और ये क्या है, आधार। आधार की वैल्यू किसके बराबर है, एल के। आधार की वैल्यू किसके बराबर है, एल के। और ये वैल्यू जो है वो क्या है, ये कर्ण है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, लंब, इसकी वैल्यू कितनी है, आर। ठीक, तो हमारे को क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा निकालना है त्रिभुज ए ओ सी में कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है, यहाँ पर हमारे पास आधार है एल अपॉन में कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया हमारे पास एक्स, एक्स माना था तो एल अपॉन एक्स आ गया। क्या आ गया, एल अपॉन एक्स। तो ई सी वैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एल अपॉन एक्स और माइनस पी कैप डायरेक्शन है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई सी इक्वल टू के क्यू इंटू 2L अपॉन में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स जो एक्स क्यूब हो गया, और माइनस पी कैप। ई सी वेक्टर इक्वल टू के पी। अब Q इंटू 2L को हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, P होता है, अपॉन में एक्स क्यूब माइनस पी कैप। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P और पी कैप जो होता है P वेक्टर हो जाता है। तो ई सी इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन में एक्स क्यूब। समीकरण नंबर हम इसको 3 मान लेते हैं। अब इस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी त्रिभुज से, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या आएगा, इधर देखते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। और मेरे को एक्स क्यूब निकालना है, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3/2। मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये वैल्यू मैं वहाँ पर रख देता हूँ, एक्स क्यूब की वैल्यू वहाँ पर रख देता हूँ। क्या आ जाएगा, ई सी वेक्टर के पी वेक्टर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी,
3/2। यहाँ पर जो L है, L R की तुलना में बहुत छोटा है, तो L इज़ वेरी वेरी लेस देन R। तो इसलिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण में L² R² की तुलना में बहुत छोटा हो गया। तो इस समीकरण को इस प्रकार से लिख देंगे, EC वेक्टर इक्वल टू KP वेक्टर अपॉन में R³ कैसे आया? ये L² को यदि हटा देते हैं तो R² बच गया, और R² की पावर से ये 2 कट जाएगा ये L² हटाने पर। ठीक है, तो ये R की पावर कितनी बच जाएगी? 3 बच जाएगी। तो अब ये जो हमारे पास समीकरण है, ये समीकरण फाइनल समीकरण होगी। इस समीकरण को हम विद्युतीय ध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर या उसकी विषुवतीय रेखा भी कह सकते हैं हम, विषुवतीय रेखा या तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। और ये कंडीशन है, इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाती है। यहाँ पर माइनस आएगा, आगे सभी इक्वेशन में माइनस आएगा। ये यहाँ पर तो माइनस था ही, आगे यहाँ माइनस है, ये भी माइनस होगा और नेक्स्ट भी माइनस होगा। ये माइनस इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और P की दिशा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि E अक्ष हमारे को कितना मिला था। वो थी हमारे पास वैल्यू 2kp अपॉन में R³। और E निरक्ष कितना मिल रहा है? E निरक्ष मिल रहा है हमारे को kp अपॉन में R³, यानी कि E अक्ष जो है वो E निरक्ष का दुगना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E अक्ष इक्वल टू 2E निरक्ष। E अक्ष इक्वल टू क्या हो गया? 2E निरक्ष।